इस गांव में, जिसके कोने में हमारा छोटा सा प्यारा सा घर था, जहां मेरी शफीक बाप और प्यारी माँ रहती थी और जहां मेरे हजारों चाह करने वाली मेरी लाडली बहन भी मेरी राहें तकती रहती थी। और फिर मैं गाँव के छोटे से स्टेशन पर आ गया जहाँ उन सब लोगों ने मुझे अलविदा कही जो मेरे घर वालों के साथ वहाँ आ जमा हुए थे। इन सब की एक ही आरजू थी कि जैसे भी मुमकिन हो मैं इनके पूर्व पाकिस्तान को दुश्मन के शर से महफूज रखूं, सुनहरे रेशे की धरती को हर सूरत मेरी नजरों से बचाए रखूं। और अभी मैं इन सब के गले मिल भी ना सका था कि गाड़ी चलती। वो सब देखते ही रह गए और मैं इन देखी मंजिलों की तरफ रवाना हो गया। अगले ही रोज मैं नई स्पेशल यूनिट से मुंसलिक हो गया। मैं रोजाना इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्टें देखता और हर नई फाइल मेरे सामने ऐसे हकाइक की इंकशाफ करती कि कलेजा मुंह को आने लगता। अभी तक हमें छावनियों से बाहर निकलने का हुक्म नहीं मिला था, लेकिन मैं अपने तौर पर बाहर के लिए निकल जाता। इस तरह और भी करीब से हालात का जायजा लेने का मौका मिल जाता। इन दिनों इंतखाबात की तैयारियां बड़े जोरों पर थी। सियासी हुल्लड़बाजी अपने अरूज पर थी और सियासी इज्तिमाअत में ऐसे नारे सुनाई देते थे जो कभी हमारे वहमो गुमान में भी ना थे। ये सुनकर ये कहना बेजाना होगा कि जब मैं मशरक़ी पाकिस्तान पहुंचा तो दुश्मन का वार चल चुका था। शामी पाकिस्तान से लेकर आज तक दुश्मन ने जिस जाफिशानी और तंदुही के साथ बंगाली मुसलमानों के जहनों में नफरत के बीज बोए थे, अब इसकी फसल बिल्कुल पक चुकी थी और नफरत की ये फसल हम अपने हाथों से काट रहे थे। कितने बदनसीब थे हम, क्या भयानक मजाक किया था कुदरत ने हमारे साथ, कितनी कड़ी सजाएं मिली थी हमें अपने गुनाहों की। मैं दिन रात सोचता रहता और जब कोई राह दिखाई ना देती तो सुनहरे देश की सुनहरी लड़ियों में अपने आप को पिरो लेता। मेरे शब और रोज इसी तरह गुजर रहे थे। एक रोज जब मैं रात के खाने से फारिग होकर अपने कमरे में पहुंचा तो कर्नल साहब ने मुझे मीटिंग रूम में हाजिर होने का हुक्म दिया। ऐसे काम इमरजेंसी में अक्सर मौसूल होते रहते थे, इसलिए मैंने इसे अभी मामूल की आम कार्रवाई समझा। लेकिन मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद पता चला कि इंटेलिजेंस की इतला के मुताबिक ढाका से कुछ फासले पर एक गाँव में तकरीबकारों ने एक अड्डा कायम कर रखा था और वो इतनी ताकत हासिल कर चुके थे कि जल्दी फौज से टक्कर लेने वाले थे। कर्नल साहब ने हमें यह भी बताया कि जब हमें ये इतला मिली तो हमने शाम ही को एक कंपनी इस गांव से करीबन 5 मील दूर एक मुकाम पर रवाना कर दी थी, लेकिन अभी तक हमें अपने बारे में मजीद कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। उन्होंने दीवार पर लगे नक्शे के जरिए हमें इस गाँव और गिरदोनुमा के इलाके में महले वकू में समझाया और फौरी तौर पर एक और कंपनी मेरी कमांड में देकर हमें रवानगी का हुक्म दिया। इससे कबल फौज अभी तक खुलकर सामने नहीं आई थी और हमारी होटल विसा कोशिश भी यही रही थी कि आज फौज को अवाम से दूर रखा जाए, हालांकि बाद में इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। इसलिए कुछ तो इस वजह से और कुछ हिफाजती इक़दामात के पेश नजर मैंने अलग सुबह ये ऑपरेशन करने का फैसला किया। मेरा ख्याल था इस तरह हम दुश्मन के होशियार होने से पहले इस पर काबू पा लेंगे। इसकी एक वजह यह भी थी कि फौजी इस्लाहात में हम रिहायशी बिल्ड अप एरिया में जा रहे थे जहाँ मुकाबले का खतरा मोल लेना ठीक नहीं था। इस तरह बेगुनाह शहरियों के मारे जाने का अंदेशा था। आधी रात के बाद मैंने 3 ट्रकों में सवार अपने जवानों को रवानगी का हुक्म दिया। सबसे आगे जीप में मैं इनकी कमांड कर रहा था। हम लोग फजर के वक्त ऑपरेशनल एरिया नजदीक पहुंच चुके थे। अब बड़ी सड़क से उतरकर हमें एक जिली सड़क की तरफ मुड़ना था। इस सड़क के दोनों अतराफ खेत थे। अभी हम बामुश्किल आध मील ही चल पाए थे कि अचानक ही रॉकेट मेरी जीप के करीब फटा। मैंने बड़ी फुर्ती से छलांग लगा दी। इसके साथ ही हम पर गोलियों की बारिश होने लगी। रॉकेट लॉन्चर्स की आवाजें इनमें नुमाया थी। जवान बड़ी फुर्ती से छलांगे लगाकर नीचे आ गए थे और एक ट्रक की आड़ में लेटे अगले हुक्म के मुंतजर थे। फायरिंग करने वालों का कहीं कोई निशान दिखाई नहीं देता था, जबकि फायरिंग हम पर मुसलसल हो रही थी। सबसे पहले मेरी नजर जीप पर पड़ी। ड्राइवर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। जीप का अगला हिस्सा उड़ चुका था और पीछे बैठे दोनों जवान भी शहीद हो चुके थे। फायरिंग इतनी शदीद थी कि जीप के नजदीक पटकने का तस्वर भी महाल था। रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग का ये मतलब था कि दुश्मन के पास वाकई अच्छे खासे हथियार मौजूद है और वो हमारे नजदीक मौजूद है। मैं खेत के अंदर ही अंदर भागता हुआ अपने महफूज साथियों तक पहुंचा और इन्हें हिदायत देकर पोजीशन संभालने का हुक्म दिया। अभी तक हमने अपने दिफा में एक गोली भी नहीं चलाई थी क्योंकि हमलावर दिखाई नहीं दे रहे थे। हम खामखा गोला बारूद फूकने की अयाशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। तकरीबन 10 मिनट तक यही सूरत हाल रही। फिर फायर आने लगे। रुक रुक कर गोलाबारी से मैंने यही समझा कि अब दुश्मन इसकी आड़ में भागने का मंसूबा बना रहा है। मेरे 3 जवानों की शहादत ने मेरे ही नहीं तमाम दस्ते के तन बदन में आग लगा दी थी। हमारी फौज का जो मिजाज जरा मुख्तलिफ किस्म का है। अपने जवानों की शहादत या अचानक हमला होने पर इनकी धड़कनें रुका नहीं करती, बल्कि इनके खून में अंगारे जरूर भर दिए जाते हैं।
तमाम जवानों के जज्बात का मुझे एहसास था, लेकिन जंग में सबसे बड़ी चीज हिकमत अमली होती है। मैंने अपनी कंपनी कमांडर को मुतल्ला करने और इनसे मदद मांगने की बजाय अपने मामूली असले के साथ दुश्मन से टकराने का फैसला कर लिया। मशरिक़ी पाकिस्तान में आते ही मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि जंग मोराल से लड़ी जाएगी और हमारी इनफरादी शुजाअत ही हालात का रुख बदल सकती है। ख्वामख्वाह छोटी छोटी बातों के लिए मुंह उठाकर हेडक्वार्टर की तरफ देखना गलत था। मैंने जवानों को इकट्ठा करके 3 दस्ते तरतीब दिए। हमारे पास सिर्फ 3 मशीन गनें थी, बाकी असला आम किस्म का ही था। हर दस्ते को एक मशीन गन देकर मैंने 2 दस्तों को दोनों पहलुओं से गांव के गिर्द घेरा डालने का हुक्म दिया और तीसरे दस्ते की कमान खुद संभाल कर दुश्मन पर बराह रास्त हमला करने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। हमने चौथी सिम में अपनी गाड़ियां खड़ी रहने दी। इस तरह दुश्मन हमारी तादाद के मुतालिक धोखा खा सकता था। इसके अलावा इससे अपने मुहासरे में आ जाने का एहसास भी रहता। गाड़ियों की हिफाजत के लिए एक हवलदार के जेरे कमान 4 जवानों को मैंने इर्द गिर्द छुपा दिया। ये रास्ता क्योंकि बड़ी सड़क यानी शहर की तरफ जाता था, इसलिए इस तरफ से दुश्मन के फरार होने के इम्कानात कम ही दिखाई देते थे। अगर कोई बदबख्त इस तरफ आ भी जाता तो घाट में बैठे जवानों से बच निकलना नामुमकिन था। जल्द ही हमने नीम दायरे की शक्ल इख्तियार कर ली। एक दस्ता को लंबा चक्कर काट कर गाँव के पिछली जाति पहुँच गया और दूसरा कुछ फासले से दाईं तरफ, जबकि मैंने बाईं सिम से दुश्मन के करीब रहते हुए इसे अपनी तरफ उलझाए रखा ताकि बाकी जवान तरतीब में आ जाएं। अपनी अपनी जगह पहुंचकर हमने मिलाप किया और मैंने फायरिंग का हुक्म दे दिया। इस दौरान हमने अपने टारगेट नोट कर लिए थे। हमलावर ज्यादा तरबियत याफ्ता नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने गाँव के कोने में बने 2-3 मकानात पर ही मोर्चे जमा रखे थे। अगर वो सारे गाँव में फैले हुए होते तो इन्हें कंट्रोल करना दुश्वार हो जाता। फायरिंग की आवाज और लड़ने वालों के नारों ने गाँव के लोगों को खासा खौफजदा कर दिया था और वो घरों से निकलकर खेतों के सिम भाग रहे थे। इस अफरा तफरी की हालत में चंद देहाती भी तकरीबकारों का निशाना बन गए। ये सूरत हाल देखकर मैंने अपने सूबेदार और चंद जवानों को गांव में दाखिल होने का हुक्म दिया ताकि वो लोगों को मुनज़्ज़म शक्ल में महफूज मकामात पर पहुंचा दें। सूबेदार साहब की कमान में ये जवान अपनी जानें हथेली पर रख कर आग में कूद गए। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को हिदायत दी और गाँव की इस सिम से जो अभी तक तकरीबकारों से महफूज थी लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये बड़ा अंधोनाक मंजर था। चीखती चिल्लाती औरतें जिनके बच्चे पीछे रह गए थे फरियाद करती तो दिल दहल जाता। मेरे जवान बच्चों को खुद गोद में उठा उठा कर इन तक पहुंचा रहे थे। तकरीबकारों के पास असला और गोला बारूद की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। अब तक मैंने चार्ज नहीं किया था और इन्हें अपनी तरफ उलझाए रखने की हद तक ही हम इन पर फायरिंग कर रहे थे। अब पू फूटने लगी थी। जाने किस तरह इन लोगों की नजर इस सिम चली गई जिधर से मेरे जवान देहातियों को महफूज मुकाम की तरफ ले जा रहे थे। इन्होंने एक लाइट मशीन गन का मुंह इस तरह फेर दिया और चंद ही सेकंड बाद 5-6 देहाती खून में नहाते दिखाई दिए। ये कैसे हुर्रियत पसंद है, अपने ही लोगों खून से होली खेल रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। बेगुनाह सिविलियन हमारी आंखों के सामने मौत के घाट उतारे जा रहे थे। मैंने तमाम एहतियातें बुलाए, ताक रखकर पिछले और 22 सिमत वाले दस्तों को फायरिंग तेज करने का हुक्म दिया और अपने जवानों के साथ खुद भी चार्ज कर दिया। मेरे दस्ते का वाहिद मशीन गन जो किसी हद तक महफूज जगह निस्ब थी हमें एक तरफ से कवरिंग फायर मुहैया कर रही थी, जबकि जवान मेरे दाएं बाएं क्रॉलिंग करते इस सिमत से आगे बढ़ रहे थे जिधर से हमने देहातियों को बाहर निकालना था। सूबेदार साहब ने मौके की नजाकत को खूब संभाला। वो 2 जवानों ने लोगों को दीवारों की ओट में बिठाकर इनके सामने मोर्चा जमा लिया। खुद सूबेदार साहब बाकी जवानों के साथ मकानों की छतों और मंडेरों से तकरीबकारों पर फायरिंग करने लगे। मेरे साथी मेरे पीछे पीछे गांव के कच्चे पक्के मकानात की आड़ लेते हुए तकरीबकारों की सिमत बढ़ रहे थे और वो लोग ऊंचाई पर होने की वजह से हमसे बरतर पोजीशन में थे। लेकिन हमने हिकमत हमली ही ऐसी इख्तियार की थी कि वो इस एडवांटेज का कोई फायदा हासिल न कर सके। मैंने अपने जवानों को बिखरने और महफूज आड़ के साथ आगे बढ़ने का हुक्म दिया। तकरीबन 8 घंटे की खून रेज जंग के बाद तकरीबकारों के 50-60 आदमी खेत रहे और इसी के करीब हमने गिरफ्तार कर लिए। भारतीय प्रोपेगेंडे ने फिजा मसमूम कर रखी थी। खसूसन फौज ने अवाम की नफरत के मुजाहरे को अक्सर देखने को मिला करते थे, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स थी। देहातियों ने तकरीबकारों की बर्बरियत का मुजाहरा देख लिया था और ये भी वो देख चुके थे कि हमने इन्हें बचाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। मेरे 6 जवान जख्मी थे और एक मार्के में शहीद हो चुका था। ये जवान एक बच्चे को फायरिंग रेंज से बचाने के लिए लपका था कि तकरीबकारों की एक गोली आन इसके दिल पर लगी और वो जिंदा जावेद हो गया। लोग तकरीबकारों की तक्का बोटी करने पर तुले बैठे थे। बड़ी मुश्किल से हमने बिफरे हुए हजूम से गिरफ्तार शुदगान को निकाला और अपने शहीद और जख्मी साथियों के हमरा ट्रकों की तरफ जाने लगे। अभी हम गाड़ियों तक पहुंचे ही नहीं थे कि मेरे सेकंड इन कमांड ने जल्दी से दूरबीन मेरे हाथ में पकड़कर एक से इशारा किया। मैंने दूरबीन आंखों लगाई। गाँव से कुछ फासले पर नदी बहती थी। इसके किनारे किनारे में फौजी वर्दी में किसी को लड़खड़ाते हुए अपने सिम बढ़ते देखा। मैं सोचने लगा कौन हो सकता है। मेरे जहन में कल शाम रवाना होने वाली पार्टी जरूर थी जो कंपनी हेडक्वार्टर से हमारी रवानगी तक वापस नहीं
नहीं आई थी, लेकिन उम्मीद थी कि हमारे जाते ही वो लोग आ गए होंगे या मुमकिन है गिरफ्तार शुदगान के साथ उन्होंने रात का सफर करना मुनासिब न समझा हो और सुबह आने का इरादा किया हो। फिर ये कौन था? मुख्तलिफ ख्याल और वसवसे मेरे दिमाग में सर उठाने लगे। मैंने खुद आगे बढ़कर हालात जानने का फैसला कर लिया। मेरे हमरा 3 जवान थे। हम लोग भागते हुए इसी सिम बढ़े। किसी मुमकिन खतरे के पेश नजर हमारी उंगलियां ट्रैगर पर थी। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले के नकूश वाज़ेह होने लगे। ये पाकिस्तानी फौज का जवान था और इस पार्टी से मुतालिक था जो कल शाम तकरीब कारों की सरकोबी को रवाना हुई थी। हमें देखते ही वो रुक गया। इसकी वर्दी खून आलूद और भीगी हुई थी। वो इतना जख्मी था कि ठीक तरह चल भी नहीं सकता था। सूरत हाल जाने पहचानी दिखाई दी। फिर अचानक जैसे मेरे जहन को जोरदार झटका लगा। मेरे सामने मुनीर खड़ा था। मुनीर मेरे साथ के गाँव का रहने वाला था। नाइक और शादी से सिर्फ 5 रोज कबल इसे हंगामी हुक्म मसूल हुआ था कि अपनी कंपनी के साथ मशरिक़ पाकिस्तान पहुंचे। इसका चेहरा धूल और से अटा हुआ था और यकबारगी लड़खड़ाया और गिर पड़ा। मुनीर मुनीर मैंने बेख्तियार नीचे झुककर इसे उठाना चाहा और इसी असना में दूसरे जवान ने अपनी छागल इसके मुंह में लगा दी। मुनीर ने मुझे पहचान कर कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन हम दोनों डिसिप्लिन के पाबंद थे, फौजी थे ना, इसलिए मेरे कंधों पर लगे स्टार देखकर बजाय मेरा नाम लेने के मुझे सर से मुखातिब करते हुए कहा, सर हम घेरे में आ चुके हैं, सेट काम नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से इतना कहकर वो खामोश हो गया। इसमें बोलने की सकत भी बाकी नहीं रही थी। मशरिक़ पाकिस्तान नदी नालों, जंगलों, दलदलों और खाइयों का देश है। यहाँ कदम कदम पर राब्ते की जरूरत रहती है। इलाके के मुतालिक मालूमात रखने वाले चंद गुरीले इलाके से नावाकिफ सैकड़ों फौजियों को घेर कर मार सकते हैं। ये पार्टी भी किसी मैदान जंग में नहीं बल्कि हमारी तरह इतला मिलने पर तकरीबकारों को गिरफ्तार करने गई थी। मेरे खिलाफ तवक्को दुश्मन के ताकत इनके अंदाजे से ज्यादा निकली। मैंने फौरन अपने साथी को हिदायत देकर पीछे रवाना किया और खुद जमीन पर बैठकर मुनीर के सीने पर लगे गहरे घाव का जायजा लेने लगा। इतने गहरे जिस्म के साथ इसका यहाँ तक पहुँच जाना किसी मौजूदे से हरगिज कम न था। मैंने अपनी फील्ड में पट्टी खोलकर इसके सीने पर बांधनी चाहिए तो नाइक मुनीर ने हाथ के इशारे से मुझे मना कर दिया। देर हो गई सर, खुदा का शुक्र है मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। इधर गाँव में सबको मेरा सलाम पहुँचा देना। मेरी माँ से कहना इसके बेटे ने पीठ नहीं दिखाई और मेरी मंगेतर सुगरा से, मगर वो अपनी बात पूरी न कर सका। इससे बोला भी नहीं जा रहा था। होश करो मुनीर कहते हुए मैंने झुककर इसके सीने की गिर्द पट्टी लपेटनी चाहिए, लेकिन इसने सच कहा था, देर हो चुकी थी। इसे तो कुदरत ने सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने के लिए जिंदा रखा था। जब से इत्मीनान हो गया कि इसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और पैगाम आगे पहुंच चुका है तो जाने आफरीन को सौंप दी। आखिरी लम्हात में वास्ता शायद कलमा शरीफ का विर्द कर रहा था। बेख्तियार मेरी आंखें छलक पड़ी। मैंने एक नजर इस पर डाली और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अपने मातहतों के सामने अफसर बुज़दिली का मुसारा नहीं किया करते। मुझे रो रो कर एक ही बात का गम खाए जा रहा था कि इसे आखिरी बात मुकम्मल करने की मोहलत न मिल सकी। जब इसके घर वाले मुझसे इसकी शहादत की दास्तानें सुनेंगे तो मुझे इसकी एक एक लम्हे की कहानी इन्हें सुनाना पड़ेगी। अगर कभी जिंदगी में सुगरा का सामना हो गया तो इसे मुनीर का अधूरा पैगाम कैसे दूंगा, क्या बताऊंगा उसे। मुनीर की लाश देखकर मेरे जवानों की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले वो तकरीबकारों के हाथों निहत्ते देहातियों की मौत का मंजर देख चुके थे। खुद मेरी भी हालत इनसे मुख्तलिफ न थी। मैंने गिरफ्तार शुदगान, शहीद और जख्मियों को पीछे ले जाने का हुक्म दिया। अपनी हेडक्वार्टर को ताज़ा तरीन हालात से मुतल्ला किया और जवानों को लेकर आगे बढ़ने लगा।